तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10 हिंदी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो 2021 में आ सकते हैं कृतिका भाग 2 से। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको रिटर्न में मिल जाएंगे। लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और तो कहीं मिलता नहीं है। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो खास तौर पे एचबीएससी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हालांकि जो दूसरे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं लाइक सीबीएसई हो गया या फिर कोई दूसरा स्टेट बोर्ड है, एमपी बोर्ड हो गया, तो जो भी अदर बोर्ड्स हैं उनके अंदर अगर सेम बुक अप्लाइड है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर सेम बुक है, आपकी बुक का नाम है कृतिका भाग 2, तो आपके में अपना पहले तो सिलेबस चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे से सिर्फ 3 पार्ट आ रहे हैं। पार्ट नंबर 1, उसके बाद में पार्ट नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक वाला, और पार्ट नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी। अब मेरे को ये ध्यान नहीं है कि कितने पार्ट है बुक के अंदर। अब अपने जो है ये 3 पार्ट के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के अंदर कराऊंगा मैं आपको, और बाकी के अगर पार्ट कुछ छूटा हुआ है तो वो समझ लेना एचबीएससी का जो सिलेबस है वो नहीं है, मतलब सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ 2021 के लिए। अगर दूसरे बोर्ड का सेम पैटर्न है तो वो आप चेकआउट कर लेना। बाकी जिस वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जो है बुक के ऑल ओवर द मतलब सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। वो किसी पार्टिकुलर सेशन के लिए नहीं है कि 2020 या 21 के लिए, बट हाँ सभी सालों के लिए है। और वहाँ पे मेन मेन क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम्स में वो सारे वहाँ पे ऐड किए गए हैं। चलो अभी देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन समझाना शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 है हमारे पास, वो है माता का आंचल। बहुत ही प्यारी कहानी है एक भोलानाथ नाम के बच्चे की। तो अब आपने कहानियां नहीं पढ़ी तो यार मैं क्या ही करूं। मैंने वैसे वीडियो बना रखी है, नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब यहाँ पे पहला प्रश्न आ रहा है, माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। एक बात बता देता हूँ आपको, जब भी क्वेश्चन आता है ना मतलब किसी बुक से, तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि पाठ का, किसी भी पाठ का नाम ले लेंगे वो, उसका मूल भाव, मतलब मूल भाव होता है उसमें क्या बताने की कोशिश की गई है पूरी कहानी के माध्यम से, वो होता है हमारे पास मूल भाव। तो यहाँ पे बताते हैं, माँ बच्चे की जन्मदाता तथा पालन पोषण करने वाली होती है। स्वाभाविक रूप से बच्चा माँ से अधिक लगाव रखता है। माँ भी एक बाप की अपेक्षा हृदय से अपनी से अधिक प्यार दुलार करती है। वह बाप की अपेक्षा बच्चों की भावनाओं को अधिक अच्छा समझ सकती है। माँ का अपने बच्चों से आत्मिक प्रेम होता है। बच्चा चाहकर भी माँ की ममता को नहीं भुला सकता। यह भी सत्य है कि एक बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार दे सकता है, लेकिन एक माँ का हृदय वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए प्रस्तुत पाठ में बच्चों का अपने पिता से अधिक लगाव होने के बावजूद भी विपदा के समय पिता के पास न जाकर वो माँ की शरण लेता है। तो ये आपको पता है कब लेता है वो शरण। तो हाँ, ये था पूरा मूल भाव, मतलब ये जो लॉजिक है ना पीछे कहानी जो बनाई गई है, इस कहानी के पीछे लॉजिक क्या चल रहा है, तो वो चीज़ बतानी होती है। अब प्रश्न नंबर 2 देखो आप, तो इसमें क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो 11th क्लास, सॉरी 10th क्लास का है, और ये ऐसे मैं लिख देता कि भाई ये इस साल में आया, ये इस साल में आया, कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो रिपीटेड हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। और अगर एग्जाम आए नेक्स्ट ईयर भी, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वीडियो पिछले साल की, मतलब उस साल की नहीं मिलती, वो पिछले साल की देखने की कोशिश करते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन हैं ये सारे जो कि रिपीटेड हैं, ज़्यादातर केसेज में हमें वही क्वेश्चन बार बार देखने को मिल जाते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। मतलब क्यों वो, मतलब जैसे होता है ना सिसकना होता है रोना, मतलब थोड़ा सा रोना, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं आपको, वैसे समझ में आ गया होगा। रोते हैं जब, मतलब तो यहाँ पे जो है अगर आप एक्सप्लेन कर लो तो बता देना मेरे को कमेंट्स में। वैसे मेरे को पता है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता उसके बारे में मैं। अब देखो यहाँ पे अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, तो अब यहाँ पे क्यों भूल जाता है वो बताते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी आयु तथा प्रकृति के लोगों के साथ अधिक जुड़ा रहता है। जैसे बच्चा है वो बड़े के साथ कम खेलेगा, अगर उसके सामने एक बच्चा और आ गया तो वो उसके साथ ज़्यादा खेलने में खुश रहेगा। वैसे हर बच्चे का सेम सीन नहीं होता। वह मन से उनकी संगति लेना चाहता है। उनकी संगति में आकर उसके दुख रोग सब मिट जाते हैं। विशेषकर बच्चा तो अपने जैसे साथियों की संगति अवश्य चाहता है, क्योंकि उनके बिना उसकी अटखेलियाँ मौज मस्ती अधूरी सी रह जाती हैं। वह अपनी संगति में आकर अपने सारे सुख दुख भूल जाता है, और इसी कारण से भोलानाथ कौन सा अलग बच्चा है वो भी अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है।
यहाँ पे है ये क्वेश्चन, वैसे अनइम्पोर्टेंट बोल सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस क्वेश्चन की, बट हाँ क्वेश्चन तो है और एग्जाम में आया है, 1 या 2 बार ही आया है, बस ज़्यादा नहीं आया पिछले सालों में, अलग अलग बोर्ड्स में देखा है मैंने, तो बहुत कम आया है लेकिन आया जरूर है, तो मैंने इसको भी ऐड अप कर दिया। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। देखो अन्य शीर्षक की तो बात नहीं करेंगे शायद वहाँ पे, लेकिन हाँ शीर्षक ये जो माता का आंचल है इसके बारे में जो पाठ का नाम है वो ऐसे इसको सिद्ध करिए कि ये जो नाम है वो सही है। और इन्होंने उसके साथ पूछा कि कोई दूसरा नाम भी सजेस्ट करो अगर हो तो दिमाग में आपके। तो पाठ का जो नाम है माता का आंचल, पाठ के माध्यम से लेखक ने माँ के आंचल के प्रेम और शांति का वर्णन किया है। लेखक और उसका भाई वैसे तो अधिकतर अपने पिता के साथ रहते हैं, उनके पास सोते हैं, लेकिन जो प्यार और शांति उन्हें माँ के आंचल में मिलती है वैसी पिता के साथ नहीं मिलती। माँ अपने बच्चों को नहला धुला कर, कुर्ता टोपी तिलक सब कुछ लगाकर बाहर खेलने के लिए भेजती है। पिता के द्वारा रोटी खिलाने पर भी बच्चे को कबूतर तोता मैना आदि बनावटी नाम देकर रोटी खिलाती है। होती है ना घर में, आपने भी नोटिस किया होगा ये चीज़। तो अगर आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है तो आपको पता होगा कि ये ले कबूतर खा जाएगा, नहीं तो तू खा ले बेटा, ये ले मोर खा जाएगा, देख मैं मोर को देने जा रही हूँ, ऐसा होता है बहुत बार। तो यहाँ पे अब आगे बताते हैं, पिता के द्वारा रोटी खिलाने पर भी माँ, ये तो पढ़ लिया हमने। पाठ के अंत में जब बच्चे सांप से भयभीत होकर यहाँ वहाँ गिरते हुए खून से लथपथ होकर घर पहुँचते हैं तो वे अपनी माँ के आंचल में छिप जाते हैं। उन्हें हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पिता को अनदेखा कर देते हैं वो। माँ ही अपने आंचल में लेकर बच्चों को हल्दी का लेप लगाती है, कांपते होठों से बार बार देखकर उन्हें गले लगा लेती है। उसी समय बाबूजी माँ की गोद से बच्चों को लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी माता के आंचल की प्रेम और शांति की छाया को नहीं छोड़ते। संभवतः है माता का आंचल एक उपयुक्त शीर्षक है। इसका एक अन्य शीर्षक बचपन हो सकता है। वैसे आप देखो पूरा जो क्वेश्चन है ना वो सेम ही है, बस एक लाइन लिख दी कि हाँ अन्य शीर्षक बचपन हो सकता है। आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लो, लेकिन हाँ यहाँ तक का जो आंसर है वो पहले जो पॉइंट है उसी को लेके है। अब नेक्स्ट पर्सन देखो, पठित पाठ में के आधार पर, मतलब यहाँ पे पठित पाठ नहीं देंगे, वो माता का आंचल लिख देंगे कि माता के आंचल पाठ के आधार पर भोलानाथ की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पठित वठित नहीं आएगा आप एग्जाम में। तो जो भी है इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से घुमा सकते हैं वो। तो इसके बारे में मतलब भोलानाथ की 3 विशेषताएं बतानी है आपको। एक तो है वो पिता का प्रेमी। अब ये देखो पितृ प्रेमी लिख रखा है, ये पॉइंट जो है ना ये पॉइंट आपको नंबर दिलाते हैं। देखो 3 पॉइंट बना रखे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 पॉइंट बना दो, खत्म बात। और पॉइंट के अंदर थोड़ा सा लिखना होता है। अब यहाँ पे पॉइंट अपने पास से बना सकते हो, ऐसा नहीं है सेम पॉइंट रटने होते हैं इनमें, अपने पास से बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पितृ प्रेमी, भोलानाथ और उसके साथी भोलानाथ और उसके भाई को अपने पिता के प्रति विशेष लगाव था। पिता को भी उनसे लगाव था, वे सदा उनके सुख दुख में सहायता के लिए तैयार रहते थे। भोलानाथ अपने पिता से हर रोज नहाते थे, उनके साथ पाठ पूजा करते थे। तो ये दिखाता है कि पिता से वो प्यार करते थे। अब दूसरा पॉइंट है शरारती सा मौज मस्ती करने वाला बच्चा था ये। भोला वैसे सभी बच्चे ऐसे होते हैं। भोलानाथ शरारती स्वभाव का था, वह अपने भाई और मित्रों के साथ मिलकर खूब खेलता था, शरारतें करता, साथ में सदा मौज मस्ती में डूबा रहता। वह अपनी पिता की लंबी लंबी मूछों के साथ भी खेला करता था। अब अगला है कल्पनाशील। भोलानाथ कल्पनाशील मतलब कल्पनाएं करना। वह चबूतरे पर अपने मित्रों के साथ खेलते हुए पत्ते की पूरियां, मिट्टी की जलेबियां, तिनकों के छप्पर, दातून के खंबे, देखो ये जमाना जो बता रखे है ना इन्होंने वो पहले का। आजकल के तो बच्चों को भाई खिलौने चाहिए होते हैं, ट्रक, क्रेन और कार हो गई, मतलब ऐसी रिमोट कंट्रोल्स भी चल रही है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आजकल को चाहिए, लेकिन हाँ पहले के जो बच्चे थे उस टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे पास, खिलौने विलौने इतने थे नहीं। तो पत्ते की पूरियाँ बना लेते हैं बच्चे, मिट्टी की जलेबियाँ बना लेते हैं, तिनकों के छप्पर, दातुन के खंबे, ये दातुन नीम की होती है ठीक है, उसके खंबे बना लेते हैं नीम की टहनियाँ तोड़ तोड़ के, दिए की कढ़ाई आदि बनाया करता था। वह कल्पना में ही सबके साथ पंक्ति में बैठकर झूठ ही जीमने लगता था, मतलब ऐसे जीमने का नाटक करता था। वह कनस्तर का तंबूरा, आम के पौधे की शहनाई और टूटी हुई चूहेदानी की पालकी बनाया करता था। वह हर रोज अपने मित्रों के साथ मिलकर नए नए नाटक करता। तो वो ये है मतलब कल्पनाएं करता, वो अजम्पशन करता। अब देखो ये तो था पहले पार्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं।
अब इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, पार्ट 2 के अंदर है जॉर्ज पंचम की नाक। तो इसके प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास में है सरकारी तंत्र, ये जॉर्ज पंचम की नाक वाला चैप्टर आपका, जिसके अंदर मतलब नाक वो थी नहीं तो उसके चक्कर में बहुत झमेले होते हैं, ऐसी तैसी हो जाती है, सिर्फ एक मंत्री संतरी को ही आ रहा था। अब देखो यहाँ पे सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बद हवासी दिखाई देती है वह किस मानसिकता को दर्शाती है। हमारा देश चाहे अनेक वर्षों से स्वतंत्र हो चुका है, पर यहाँ अभी भी मानसिक गुलामी का भाव विद्यमान है। सरकारी तंत्र अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा की अपेक्षा उन विदेशियों के तलवे चाटने की इच्छा करता है जिन्होंने लंबे समय तक देशवासियों को अपने पैरों तले कुचला था, परेशान किया था और देशभक्तों को अपने जुल्मों का शिकार बनाया था। सरकारी तंत्र की चिंता और बदहवासी का कोई कारण नहीं था, पर फिर भी वे अकारण परेशान थे, मतलब कोई कारण भी नहीं था फिर भी परेशान थे। उन्हें अपनी अपनी जनता और देश की मान मर्यादा से अधिक उस पत्थर की जो नाक थी उसकी चिंता थी, जिसे आंदोलनकारियों ने अपने गुस्से का शिकार बना दिया था। इससे सरकारी तंत्र की दूरदृष्टता, संकुचित सोच, जनता के पैसे के खर्च के साथ साथ अखबारों में छपने की तीव्र इच्छा प्रकट होती है। उनकी गुलाम मानसिकता किसी भी दृष्टि से सराहनीय नहीं कही जा सकती। वैसे आजकल भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि हाँ भाई इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो। आपके मन में भी आता होगा यार, मतलब हमारी भाषा कौन सी है, आप खुद बोलो आपकी भाषा, आप मतलब भारत की जो नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा, वो कौन सी है, हिंदी है। तो फिर हम जो है इतना प्रेशर क्यों करते हैं इंग्लिश सीखने पे, आपके मन में भी कभी ना कभी सवाल आया होगा। सो क्वेश्चन करते रहेंगे, बट हाँ ये चीज़ भी बता देता हूँ क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं कि हम सीखें क्यों, कुछ को लगेगा कि भाई इंग्लिश तो ज़रूरी है, इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा। तो रीज़न क्या होता है इनके पीछे कि जो इंग्लिश हम सीखते हैं ना वो होती है बहुत सारी, इंग्लिश में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश हो गई, अमेरिकन इंग्लिश, वो अलग अलग होती है थोड़ी सी। आपने बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उनमें डिफरेंस देखा होगा अगर कभी नोटिस किया हो। हम जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश, वो है हमारे पास में ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, वो अमेरिकन इंग्लिश है। और इसका रीज़न सीधा सा ये है कि हमारे पास आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आने वाली है। टेक्नोलॉजी का मतलब है यहाँ पे पीसी आएगा, कंप्यूटर मतलब, और मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं जो कि सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इंग्लिश में होते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर डिज़ाइन किए होते हैं। वैसे आप लैंग्वेज बदल सकते हो लेकिन हर जगह ऑप्शन नहीं मिलते आपको, तो इसीलिए हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लिश बोलोगे तभी आप मतलब पढ़े लिखे हो, नहीं तो वेस्ट है, ऐसा नहीं होता। हाँ आपको इतना होना चाहिए कि आप पढ़ के ये बता सको कि उसमें आखिरकार लिखा क्या हुआ है, बस इतना होना चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस बात को छोड़ो, कभी डिटेल में टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको चाहिए इस चीज़ के बारे में तो कमेंट में बता देना कि हाँ सर हमें बताइए क्यों ज़रूरी है क्या नहीं है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। उसकी परेशानी को किस प्रकार तर्कसंगत ठहराएंगे, मतलब सही बात है, सही टेंशन थी तो उसको कैसे बताएंगे। तो रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों की अलग अलग मतलब डिजाइन, सुंदरता, आकर्षण था, जो हमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर लोगों और सरकारों के बीच में प्रकट करनी थी। दर्जी की परेशानी उसकी अपनी दृष्टि से तर्कसंगत थी, मतलब सही थी यार, सोच रहा था, मतलब अब टेंशन देखो, छोटा मोटा बंदा जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन बड़ा जब कोई नेता वेता जाता है तो उसके कपड़े बहुत मायने रखते हैं। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करना चाहता है ताकि वह दूसरों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा को सहज रूप से बटोर सके। एलिजाबेथ उस देश की रानी थी जिसने उन देशों पर राज्य किया था, मतलब कब्जा करके राज कर रहे थे वो, जब जहां अब वह दौरे के लिए पधार रही थी। हर व्यक्ति की दृष्टि में पहली झलक शारीरिक सुंदरता और वेशभूषा की होती है, आज के ज़माने में भी ऐसा ही है। और उसी से वह बाहर से आने वाले के बारे में अपने विचार बताने लगता है। इसलिए दर्जी रानी के लिए अति सुंदर और उच्च स्तरीय वस्त्र तैयार करना चाहता था। उसकी परेशानी तर्कसंगत और सार्थक थी। वैसे आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा, कुछ भी पहन के निकल लेते हैं आजकल तो लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ, यल नहीं है ये, यहाँ पे यत्न आएगा शायद से। तो क्या क्या कोशिशें की वो पूछा गया है यहाँ पे। तो देखो सीधी बात यह है, कुछ आप लोग बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, मतलब आप गलत लिख रहे हो ये, तो भाई ये हिंदी है और हिंदी के कीबोर्ड मिलते नहीं है सही से। कई बार क्या होता है हम लिख तो सही देते हैं, उसके बाद में वो मिसटाइप कर देता है, ऑटो सजेशन वगैरह कुछ कुछ करके
वो बदल ही देता है, मानता ही नहीं है। कई बार हो जाता है एक आध वर्ड, कोई बात नहीं, इग्नोर करना इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे ये जो मेन पंगा था कि नाक को बार बार लगाने के लिए क्या किया, ये बहुत बार आया है अलग अलग बोर्ड में, मैंने नोटिस किया। जितने बोर्ड्स का पता है ना मेरे को, मोस्टली बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया है। अगर आपने कभी पिछले साल के पेपर उठाओगे आप देख लेना, ये क्वेश्चन मिलता है ज़्यादातर के चीज़ में, अगर ये बुक है आपके में। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कोशिशें करी, तो मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए सारे देश के पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण किया, क्योंकि वो नाक थी पत्थर की। अब पत्थर देखने थे, कौन सा पत्थर था, तो सारे पत्थरों, सारे पहाड़ों को ढूंढा, पत्थरों की खदानों को देखा। इससे पहले पुरातत्व विभाग से यह जानने की भी कोशिश की कि मूर्ति कहाँ बनी, कब बनी, कौन से पत्थर की बनी। मूर्ति जैसा पत्थर प्राप्त न कर पाने के कारण देश भर के महापुरुषों की मूर्तियों की नाक उस मूर्ति पर लगाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन सभी मूर्तियों की नाक लंबी होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने अपनी हिम्मत बनाए रखते हुए जॉर्ज पंचम की नाक की जगह देशवासियों में से किसी एक की जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव रखा और मान भी लिया गया। उसने इंडिया गेट के पास तालाब को सुखा कर साफ किया, उसकी रवा रवाब निकलवाई और उसमें ताज़ा पानी भरवाया ताकि जिंदा नाक लगाने के बाद सूख ना पाए। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक सम्मान व प्रतिष्ठा का वो, ये क्या है, शायद कुछ हो रहा था भाई, चलो जो भी है। गोतक है वह बात पूरी व्यंग्यक रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। या फिर सीधी बात यह है कि पाठ में जो पाठ आपका उसका मूल भाव स्पष्ट कीजिए, या फिर निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। ये तीन क्वेश्चन मैंने मर्ज कर दिए इन दोनों को, तो या फिर ये कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब एक तरीके से बोलो तो समरी सी बतानी है आपको, पाठ के अंदर क्या लॉजिक बता रखा है इन्होंने, लॉजिक क्या, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है पाठ में, वो बताना है। तो वास्तव में ही नाम, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की सोचक आनी दिशा पे, चलो जो भी है घोतक ही होगा। फिर ये घोतक है रानी एलिजाबेथ का 400 पौंड का हल्का नीला सूट उसकी नाक, सम्मान और प्रतिष्ठा का घोतक है। तो दर्जी की चिंता उसके नाक की प्रतिष्ठा को प्रकट करती है। हैं? मेरे को समझ में नहीं आई ये बात। चलो कि कहीं उसकी, अच्छा मतलब यहाँ पे देखो नाक का जो मतलब हो रहा है ना, यहाँ पे नाक की प्रतिष्ठा मतलब उसकी जो इज्जत है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रही है, कही जा रही है पाठ के अंदर कि कहीं उसकी सिलाई कढ़ाई रानी के स्तर नीचा ना कर दे, तो अपनी इज्जत की सबको टेंशन होती है, वही बात हो रही है यहाँ पे। अखबारों के नाक की प्रतिष्ठा इस बात में छिपी है कि कोई भी कैसी भी अखबार खबर छपने से रह न जाए। मतलब अखबारों को क्या चिंता है, अखबारों की इज्जत किस में है कि कोई खबर छूट ना जाए उस चीज़ के बारे में। रानी के इंग्लैंड में रहने वाले कुत्तों की भी फोटो समेत खबर हिंदुस्तान की जनता को अखबारों में दिखा दिया कि ये इसका कुत्ता है, रानी एलिजाबेथ का कुत्ता। ओ भाई कितना छोटा सा कुत्ता है। सरकार की नाक तभी ऊंची रह सकती है, मतलब सरकार की इज्जत तभी बनी रह सकती है जब सदा धूल मिट्टी से भरे रहने वाली टूटी फूटी सड़कें विदेशियों के सामने जगमगाती दिखाई दे। आपने कभी मतलब ऐसा देखा होगा, बाहर की वीडियो देखते हो, ऐसा तो हो नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते पढ़ते हो, आपने बाहर के फॉरेन लोगों से देखे होंगे जो बाहर घूमने जाते हैं इंडिया से, या फिर बाहर वालों के भी देखे होंगे कभी, कुछ होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें आपने नोटिस किया होगा वहाँ की सड़कें बहुत खूबसूरत होती है। वहाँ पे जो है आपको मतलब बिल्कुल चिकने रोड मिल जाते हैं, साफ सुथरे। और वहीं पे भारत के रोड्स देखो आप कितने टूटे फूटे पड़े हैं। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सरकार की जो नाक है, सरकार की इज्जत तब बनेगी जब भारत के रोड जो हैं उनसे भी बेहतर हो जाएंगे, उन दूसरे देशों से भी। वैसे मुझे लगता नहीं अभी कर देंगे कुछ ऐसा। आंदोलन करने वालों के नाक की ऊंचाई इस बात पर टिकी है कि वे कुछ और कर सके या ना कर सके, पर पत्थर की बनी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक भला क्यों सही सलामत रह जाए। इसका कोई लाभ होगा या हानि, उसे इस बात से कुछ लेना देना नहीं होता। उन्होंने एक बार निर्णय कर लिया तो कर लिया, मूर्ति की नाक नहीं रहनी चाहिए तो वह नहीं रहेगी। मतलब मूर्ति की नाक का मतलब है कि जो मूर्ति बनाई गई है उसकी इज्जत नहीं रहनी चाहिए, वो खत्म। देश के शुभ चिंतकों के एक बार ठान लिया कि मूर्ति की नई नाक लगानी है तो वह लगेगी, क्योंकि यह उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसके लिए चाहे कितना भी पैसा उड़ाना पड़े, देश के महान नेताओं की मूर्तियों की नाक मतलब उनकी इज्जत को हटाना पड़े, या किसी जिंदा व्यक्ति की नाक ही क्यों न लगवाए। मूर्तिकार की नाक इसी में ऊंची रहनी थी कि वह किसी भी प्रकार कैसी भी नाक मूर्ति को लगा दे, बस लगा दे। ऐसा न कर पाने पर उसकी नाक तो दांव पर लग जाती, मतलब ऐसा नहीं हो पाता तो वो मूर्तिकार की बेइज्जती हो जाती। लेखक ने अपने व्यंग्य रचना में नाक को मान सम्मान और प्रतिष्ठा को घोतक मान कर अपनी बात को स्पष्ट किया है
कि यह कि सबका अहम उन्हें ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहता है, इसी से उनकी नाक की ऊंचाई बनी रहती है। देखो ये बात जो है ना बहुत पेचीदा आंसर है, ये मेरे को लग रहा है आप इतना बड़ा लिख भी नहीं पाओगे सीधा सीधा। देखो ये बुक के हिसाब से जो है जैसे बुक में दिखाते हैं वो लिखा हुआ है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से एक्सप्लेनेशन है इसकी। अब सीधा जो पाठ की समरी टाइप है ना कि हाँ नाक को लेके ये नाक इज्जत का सवाल होता है, मूर्तिकार की नाक गायब कर देते हैं, मतलब आंदोलनकारी जो है इज्जत जो है कम कर देते हैं मूर्ति की। उसके बाद में पत्थर की नाक ढूंढने की कोशिश की जाती है, सबको अपनी नाक की चिंता होती है, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो आप जो है इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर लेना, काफ़ी बड़ा ये 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा बन रहा है आपका। अब देखो यहाँ पे जो है 5 नंबर में देखो जितना ये लिखा ना इससे 1-2 लाइन और ऐड कर दो, 5 नंबर इतने में मिल जाते हैं आपको। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे। क्यों चुप थे? क्योंकि उन्होंने एक जिंदा नाक लगाने का जिम्मा मूर्तिकार ने ले लिया था और अखबार में छप गया कि उसे जिंदा नाक लगा दी गई। और ये बेइज्जती की बात है, शर्म की बात है कि एक विदेशी जिसने राज किया तो उसके लिए हमने मतलब अपनी जिंदा नाक, अपनी इज्जत लगा दी, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। अखबारों में छप गया कि उसे जिंदा नाक लगा दी गई। भारतवासियों को ऐसा लगा कि जैसे उन सबकी नाक कट गई, सबका घोर अपमान हुआ। आजाद देश में उस व्यक्ति की मूर्ति को जिंदा नाक लगाई गई जिसने सारे देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था। इस अपमानजनक सुविचारित घटना के बाद अखबार चुप थे। अब बेइज्जती हो गई उनकी तो चुप ही बैठेंगे। इस अपमान से पीड़ित होने के कारण उनके पास कहने के लिए अब कुछ विशेष नहीं बचा था। वो बता ही नहीं रहे थे फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मरो। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर, साना साना हाथ जोड़ी, ये लास्ट चैप्टर है आज की इस वीडियो का। उसके बाद में वैसे ये बुक खत्म हो जाएगी, बाकी अगर कोई चैप्टर होंगे तो वो सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 2021 के लिए। अब देखो यहाँ पे पहला प्रश्न आ रहा है, किसी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं के फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। जब जो है लेखक जा रहा था युवांग के लिए, तो वहाँ पे आपने देखी थी कहानी में कि युवांग जाते वक्त जो है रास्ते में बहुत सारी पताकाएं थी जो बौद्ध पताकाएं दिखाई थी। लेखिका के गाइड जितेन नार्गे ने उसको बताया कि जो है श्वेत पताका जब किसी बुद्धिस्ट की मौत हो जाती है उस समय लगाई जाती है उसकी आत्मा की शांति के लिए, और रंगीन पताकाएं जो है किसी नए कार्य के आरंभ पर लगाई जाती हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, और ज़्यादातर बोर्ड में देखने को मिला है ये क्वेश्चन भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड, ये भी बहुत खास इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटीड क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब क्यों कहा गया है? कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि दुकान होंगी कचरा होगा, बहुत सारे होंगे। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम है, जिसे देखकर सैलानी स्वयं को ईश्वर के निकट समझते हैं। वहाँ उन्हें अद्भुत शांति मिलती है। यदि वहाँ पर दुकान खुल जाती तो लोगों की भीड़ बढ़ जाती, जिससे वहाँ गंदगी और प्रदूषण ही फैलता। लोग सफाई संबंधी नियमों का पालन नहीं करते, वस्तुएं खा पीकर व्यर्थ का सामान इधर उधर फेंक देते। लोगों का आना जाना बढ़ने से यहाँ युवांग में स्नोफॉल कम हो गया है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे प्रदूषण होगा तो भाई कम ही होगा। वैसे ही यहाँ पर भी होने की संभावना है। कटाव के वास्तविक स्वरूप में रहने के लिए वहाँ किसी भी दुकान का न होना ही अच्छा है, बढ़िया बात है। इसीलिए जो है कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदरता है। देखो एक्सप्लेनेशन जो है ना इतनी सी हो गई है, अद्भुत शांति मिलती है। और यहाँ पे कई बार क्या होगा, ये क्वेश्चन को घुमा देंगे, बोलेंगे कटाव में दुकान का न होना क्यों बढ़िया माना गया है, तो उसमें भी सेम ही आंसर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छी जगह है और वो खराब हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति ने जल संचयन की व्यवस्था किस प्रकार की है। जल संचयन का अपना ही ढंग होता है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल जो है इकट्ठा होता है और गर्मियों में वही पिघलता है। जो ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जल धारा बन जाती है, जिसे हम लोग जल प्राप्त करके अपनी प्यास और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। वैसे ज़्यादा बार आया नहीं है ये क्वेश्चन, बट हाँ आने के चांसेस रहेंगे थोड़े बहुत। तो लेखिका को बर्फ कहाँ देखने को मिल सकती थी, वह कहाँ स्थित है। या फिर पूछेंगे सिक्किम नवयुवक ने कटाव के बारे में लेखिका को क्या जानकारी दी। सेम आंसर, क्या आंसर है? एक सिक्किम नवयुवक ने लेखिका को बताया था कि इस समय बर्फ कटाव में देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अभी तक वह टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाया, क्योंकि वह अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही था। कटाव लातूर से 500 फीट की ऊंचाई पर था। कटाव लातूंग से 500 फीट की, ये 2 बार हो गया शायद।
वहाँ पहुँचने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगना था। तो ये बताई बस जानकारी, और क्या था। देखो ऊपर वाले में क्या पूछा, बर्फ कहाँ मिल सकती है, तो कहाँ मिलेगी, कटाव में। कहाँ स्थित है, 500 फीट की हाइट पे है। अब यहाँ पे कटाव के बारे में क्या जानकारी दी कि वो वहाँ पे बर्फ देखने को मिलेगी और वो 500 फीट की ऊंचाई पर है। बस सेम बात एक ही है, और 2 घंटे समय लगेगा पहुंचने में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेन ने सैलानियों को सैलानियों से गुरु नानक देव जी से संबंधित किस घटना का वर्णन किया। जितेन को वहाँ के इतिहास और भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञान था। वह अपने रास्ते भर तरह तरह की जानकारियां देता रहा था। एक यान पर उसने बताया कि वह यहाँ पर एक पत्थर का गुरु नानक देव जी के पैरों के निशान है। जब गुरु नानक जी यहाँ आए थे उस समय उनकी थाली से कुछ चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जहाँ जहाँ चावल छिटके वहाँ वहाँ चावलों की खेती होने लगी थी। पता नहीं यार, लॉजिक ही चल रहे हैं, ऐसा हर जगह लॉजिक है। भारत है भाई, ये भारत में कहानियाँ पता नहीं कितनी हैं, क्या सीन चल रहा है, और कितने ही भगवान हैं। तो चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। और हाँ, मैंने वीडियो करवा दी है आपको, 3 चैप्टर थे जो हरियाणा बोर्ड के लिए, वो खास तौर पे वो करवा दिए हैं। और हाँ, अगर किसी दूसरे बोर्ड वाला वीडियो देख रहा था तो मेरे को बता देना, ताकि मैं आपके जो बोर्ड है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। एचपीएससी के ऊपर तो करेंगे यार, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे बोर्ड्स को भी, उनको भी तो ज़रूरत है ना यार। तो अब वो भी कमेंट करके बता देना आप कौन से बोर्ड से आए थे देखने इस वीडियो को। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, वैसे आप 10th में हो फिर भी बता देता हूँ, 8, 9, 10th, 11th और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कराएंगे। तो टेंशन मत लो यार, आपका सिलेबस बिल्कुल मज़े में चलेगा। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी जानकारी आपसे छूट जाएगी नहीं तो फिर, और जो काम की जानकारी होगी आप फिर मिस कर बैठोगे।